यस। तो बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कुछ न्यू सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ए सेक्शन में बच्चों हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल के ऊपर, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब हम एग्जांपल से यहाँ समझते हैं कि जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है 2a+b, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, एक सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया इसके बारे में, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ से जो ए और बी क्या है वो आपके रिएक्टेंट है, सी क्या है आपका प्रोडक्ट है। रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ठीक है। जो रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेवल कर रही है, बैकवर्ड में जा ही नहीं रही है। तो मतलब दिस इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबिलिटी से नहीं हो रही है, मतलब सी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट थोड़ी नहीं बन रहा है, रिएक्टेंट सिर्फ बन रहा है प्रोडक्ट। जब ऐसा रिएक्शंस गिवन है तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका, बिकॉज दिस इज नॉट एलिमेंट्री, मैंने बोला था रिएक्शन के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस गिवन है, अगर उसने उसने स्लो स्टेप नहीं बोली है, एलिमेंट्री स्टेप नहीं बोली है, तो इसका मतलब वहां से जो रेट उसका होगा वो क्या होगा बच्चों, अनप्रेडिक्टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रेट को प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यही इरिवर्सिबल के साथ एक केस में लूं जहां पे आपको बोला गया है कि रिएक्शन आपकी कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन बच्चों कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। इफ इट इज एलिमेंट्री तो हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्री होगी वहां से रेट आपका डिफाइन हो जाएगा कि सपोज ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है, तो रेट लॉ अकॉर्डिंग इसका बच्चों रेट क्या होगा, आर इज इक्वल टू के, जो ए होगा रिएक्टेंट उसकी पावर 2, भाई जो कॉफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, इंटू बी उसका जो कॉफिशिएंट है 1 तो वो पावर में चला जाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम लोग रेट निकाल सकते हैं चाहे वो आपकी इरिवर्सिबल हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, एलिमेंट्री वर्ड यूज नहीं किया है, तो उस केस में आपको रेट को प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, आप नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आई इरिवर्सिबल के बारे में। अब यहीं पे हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट बी के बारे में, कि अगर बच्चों रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है, अगर रिएक्शंस आपकी रिवर्सिबल है, तो उस केस में हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो आपका कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कम पढ़े हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए, तभी क्वेश्चंस ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। और थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने तो कोई चांसेस नहीं है कि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। और मैक्सिमम टीचर यही करते हैं कि जो पढ़ाते हैं वो थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं फिजिकल में और फिर कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं बनते, यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सल की बात कर रहे हैं, यस। तो रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, द रिएक्शन इज एलिमेंट्री इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। बच्चों रिवर्सिबल है ना, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड आएगी और बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक सिंपल से वर्ड मैंने यूज किया एलिमेंट्री, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ कि बच्चों सपोज 2a से कन्वर्ट हो रहा है 3b के अंदर। बात समझना बच्चों, जब a से b में कन्वर्जन होगा तो हम बोलेंगे कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड है। जब 3b से 2a में कन्वर्जन होगा तो हम बैकवर्ड रेट बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, तो जितने भी बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, एलिमेंट्री होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। चलो, तो यहाँ से देखेंगे तो जितने भी आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है ना वो एलिमेंट्री होती हैं। आप इसी चीज को पूछ लेना किसी से, क्या सारी एक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एलिमेंट्री होती हैं? नहीं पता, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस आपकी एलिमेंट्री होती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड आपको बता दिया। तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, आपको इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ मैं यहाँ से, इक्विलिब्रियम ध्यान देना। रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चों हमारा लॉग, जो लॉग जो आपका जो रेट लॉ है वो क्या बोलता है कि भाई फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें ए का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सही, बिल्कुल सही। रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करें तो क्या होगा, के बी आ जाएगा कांस्टेंट। और बच्चों बी की पावर कितनी होगी 3, भाई कॉफिशिएंट कितना है इसका 3 है, उस पर डिपेंड करेगा।
भाई एक बार तो ए रिएक्टेंट बनेगा, एक बार बी रिएक्टेंट बनेगा। तो मैंने फॉरवर्ड रेट निकाला, मैंने बैकवर्ड रेट निकाला, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आपको पता होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। ये बहुत सही आपको पता है कि सर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के ना, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर दोनों को उठा के यहाँ पे कंपेयर कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो और वैसे भी इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, अगर मैं फाइनल यहाँ से रेट निकालना चाहूँ, ये जो आपको रिवर्सिबिलिटी के साथ आर एफ और आर बी दे रखा है, अगर मैं यहाँ से उसको फाइनली निकालना चाहूँ तो बताओ मुझे कैसे होगा। तो आपका रेट हो जाएगा क्या, रेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, आर एफ माइनस आर बी, आर एफ माइनस आर बी, इसको हम फॉलो करेंगे। तो आर एफ माइनस आर बी को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा कि भाई आर इज इक्वल टू हो गया है आर एफ माइनस आर बी। आर एफ निकाला थे भी, तो आर एफ क्या था, के एफ इंटू ए इसकी पावर 2 माइनस यहाँ से के बी, इसमें यहाँ पे बी उसकी पावर 3, यही होगा। अब वो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रेट क्या होता है, जीरो। आपको ये पता है बहुत अच्छे से, एट इक्विलिब्रियम रेट इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए बोल देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यही बोलते हैं। बस दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहाँ पुट करो। फॉरवर्ड बच्चों क्या है, के एफ ए की पावर क्या होगी 2 इज इक्वल टू यहाँ पे के बी और बी की पावर क्या होगी 3। भाई दो कांस्टेंट है उनको एक साइड लेके चले जाओ, के एफ और के बी को। बिल्कुल सही, मैं एक साइड लेके गया तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, के एफ डिवाइड बाई के बी। पूरी बात समझ में आ रही है। इसको अपन बच्चों क्या बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज एट इक्विलिब्रियम, तो वी विल कॉल इट इज केसी। केसी पढ़ा है आप लोगों ने, केसी केपी। तो के एफ बाई के बी को हम लोग इक्विलिब्रियम पे क्या केसी बोल सकते हैं, बहुत सही, बिल्कुल सही। क्या टर्म समझ में आया। तो के सी इज इक्वल टू क्या बन गया, बी की पावर क्या डिवाइड बाई ए की पावर 2। अगर जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो केसी की वैल्यू ऐसे ही निकालते थे, याद करो। केसी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी पावर कॉफिशिएंट चला जाएगा, ये जो रिएक्टेंट है उसकी कॉफिशिएंट जो होगा वो पावर में चला जाएगा। ऐसे केसी निकालते हैं। अपन ने केसी कैसे निकाला, केमिकल काइनेटिक्स से। बोलो, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। बस ये दो चीजें हैं, कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन लेते हैं। यस क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से आपका N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल हम ले लेते हैं यहाँ से H2। नाउ रिवर्सिबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन में दे रखा है R की वैल्यू 10 की पावर -4, N2 और H2 इसकी पावर 3। ठीक, और उसने यहाँ पे दे रखा है, और यस, और यहाँ से उसने पूछा है कि भाई के एफ की वैल्यू क्या होगी, के बी की वैल्यू क्या होगी और के सी की वैल्यू क्या होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने डिस्कस करी है, पूछी है। तो देखो कैसे निकाला जाएगा। देखो पूरा पूरा अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन की बात करूँ तो आर इक्वल टू 10 की पावर -4 N2 और H2 की पावर 3, और उसने माइनस करके और दिया, उसने 10 की पावर -5 लिखा है, और यहाँ पे उसने लिखा है NH3 इसकी पावर 2, ये दिया है उसने। ध्यान दो, रेट लॉ की जो है ना, उसके कुछ इस तरीके से उसने अरेंज करके दिया है। तो उसने के एफ पूछा है, के बी पूछा है, के सी पूछा है, कैसे निकाला जाएगा बताओ मुझे। यस बच्चों ये रेट पता है कैसे लिखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। जरा याद करो, अभी क्वेश्चन पढ़ाई थी ना, क्वेश्चन में क्या था भाई, फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन में क्या था अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन थोड़ा सा देखा था, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अरे यही इसी तरीके से ना, और इसमें 10 की पावर -4 N2H2 वो रिएक्टेंट है, अमोनिया आपको है उसकी पावर 2 वो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों, आसान है। देखो सॉल्यूशन फोकस करो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा केबी की वैल्यू आ भी गई है, केसी हाँ, केबी की वैल्यू 10 की पावर 5 आई है आपकी, 5 नहीं आएगा, 10 को -5 आएगा, आपने गलती कर दी है। आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ होगा, अरे लिख लो सीधा, N2 होगा, और जो H2 होगा उसकी पावर क्या होगी 3। भाई बिल्कुल सही, और यहाँ से केबी, और यहाँ से आपका क्या होगा अमोनिया, इसकी पावर कितनी 2। बस कंपेयर तो कर लो सीधा। तो बच्चों के एफ क्या दिख रहा है मेरे को, अरे भाई अभी रेट लो क्वेश्चन लिखाई थी ना हमने, तो वही तो ये रेट लो की क्वेश्चन होती है सीधी। के एफ कंपेयर करो सीधा, के एफ के लिए ये रही वैल्यू, तो मतलब दिस इज द 10 की पावर -4, के एफ हो गया। के बी कितना होगा, के बी कंपेयर करो, तो के बी जब कंपेयर करेंगे ना बच्चों,
तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है, ये -5 दे रखा है, सीधा सीधा 10 की पावर -5 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही। केसी निकालना है तो केसी क्या होता है बच्चों, के एफ वाई के बी, अरे के एफ वाई के बी होता है, पढ़ाया था ना, के एफ वाई के बी, दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं, बस सॉल्व कर लो। 10 की पावर -4 ऊपर होगा, 10 सॉरी दिस इज प्लस, 10 की पावर -5 नीचे होगा, जरा सॉल्व तो करो इसे, 10 आ जाएगा सिर्फ, तो 10 इज द आंसर फॉर द केसी। क्या समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, घटिया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सी पॉइंट पे चलते हैं। सी पे बच्चों बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको, कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है, जिंदगी भर। देखो पैरेलल रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों ए यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, इस तरीके से बी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है सी, ठीक है, बी और सी आपके प्रोडक्ट है, ए आपका यहाँ से रिएक्टेंट है। जब बच्चों आपका यहाँ से बी में भाई पैरेलल का मतलब क्या है कि ए से बी भी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, दोनों पैरेलल रेट से बन रहे हैं, तो भाई ऊपर के लिए मान लेते हैं रेट R1 कांस्टेंट मान लेते हैं K1, नीचे के लिए रेट मान लेते हैं सपोज बच्चों R2, इसके लिए कांस्टेंट मान लेते हैं K2, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल इजी। तो जब भी बच्चों कभी इसका रेट आएगा ना, तो रेट कैसे होगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा लिखो इसको इस तरीके से, रेट इक्वल टू R1 प्लस R2, खत्म कहानी। R1 कैसे निकाला जाए, बताओ जल्दी से, R1 इक्वल टू, R1 बच्चों क्या है, ये R1 निकालना है, तो R1 किस पे डिपेंड करेगा, भाई रेट लो हमारा क्या कहता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो R1 ए पे डिपेंड करेगा, R2 निकालेंगे तो वो भी ए पे डिपेंड करेगा, भाई ए तो कन्वर्ट बी और सी में हो रहा है, तो मतलब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 और ए की पावर 1, ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस मेरे तरीके से समझ लो, ये K2 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा जाएगा भाई, स्टिल ए होगा, R2 निकालेंगे वो भी ए ही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो एक ही है, उसकी पावर भी 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, R1 R2 निकाल लिया, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब टोटल यहाँ से रेट निकालो तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, अभी बताया मैंने, R1 प्लस R2, बस इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो बच्चों R की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, R1 जो K1 इंटू ए, ठीक है, R2 जो क्या हो जाएगा K2 इंटू ए, जरा कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन क्या होगा K1 K2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2, ये बाहर आ जाएगा, ए आपका अंदर बचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे। इसका बच्चों एक क्वेश्चन बनता है परसेंटेज यील्ड के ऊपर, ध्यान दो, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, जो आपका ए से बी फॉर्म हो रहा था, मैं फिर से लिखता हूँ, ए रिएक्टेंट था, इससे आपका बी का फॉर्मेशन, इससे आपका सी का फॉर्मेशन, कोई से भी उठा के देख लेना, न्यूमेरिकल सभी से बनेंगे, ठीक है, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान रखना। परसेंटेज यील्ड ऑफ बी के बारे में बात करेंगे तो बच्चों कैसे निकला जाए, तो देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है, K1 ऊपर क्या था, ऊपर बच्चों था R1, यहाँ पे K1 था, नीचे क्या था R2 था, यहाँ पे K2 डिफाइन था। तो बच्चों से ने पूछा है कि जो V का जो प्रोडक्शन है, B का जो यील्ड है, उसका परसेंटेज जरा बता दो मुझे, क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, चेक करके देख लेना नीट के अंदर, ठीक है, यस। तो यहाँ से नीट के अंदर जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मेरे तरीके से सॉल्व करना है, K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन कराने बैठते हैं बच्चे, वहीं कंफ्यूज। इधर ध्यान रखो, आपको बी के बारे में पूछा है तो बी के बारे में, तो क्या करो, K1 को ऊपर लेके जाओ, नीचे टोटल K1 प्लस K2 कर दो। अगर क्वेश्चन ने पूछा है उसने परसेंटेज यील्ड ऑफ सी के बारे में, भाई बी और सी तो प्रोडक्ट है, तो उन्हीं के बारे में पूछेगा कितना बना है, तो भाई यहाँ से सीधा निकालना है कि जो K2 की वैल्यू ऊपर लेके चले जाओ, नीचे K1 प्लस K2 कर दो, और इसका मल्टीप्लीकेशन 100। क्या समझ में आया, जल्दी बताओ मुझे, बिल्कुल आसान, क्लियर हो गया, क्वेश्चन ले, चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान सा लग रहा है। यहाँ से ए आपके पास रिएक्टेंट है, ये बच्चों बी है, यहाँ से सी है, ठीक है, यहाँ पे K1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे आपको यहाँ से K2 की वैल्यू दे रखी है, दिस इज द 8 इंटू 10⁻⁴, पूरी बात समझ में आ रही है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज यील्ड के बारे में, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कॉमा सी, तो परसेंटेज यील्ड आपको बताना है बी और सी के बारे में, जल्दी से बताओ, विद इन सेकंड आंसर बनना चाहिए, जल्दी से प्लीज। K1 समझ में आ रहा है, गिवन है, K2 आपको दिख रहा है, जल्दी सॉल्व करो, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बच्चों बहुत ही इजी है, मैंने बताया ना कि परसेंटेज ऑफ बी के बारे में पूछा है, यील्ड कितना होगा, तो भाई ऊपर K1
डिवाइड बाई नीचे K1 प्लस K2 और मल्टीप्लाइड बिकॉज 100 परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन। यार वैल्यू तो रखो एक बार, 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई नीचे कितना होगा 10 इंटू 10 की पावर, ये 10 है कि 8 है, 8 दे रहा है, लेकिन दोनों का एडिशन हो जाएगा। एडिशन पे 2 और 8 कितना 10 हो जाएगा, इसलिए 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। 10⁻⁻4 ये बात ध्यान रखना। इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा आप, ये हो जाएगा आपका 5, है ना। और 5 इधर कितना होगा मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 से 100 कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20% इज द आंसर। समझ में आ गया। 20% अगर बी बना होगा तो बताओ जल्दी से सी कितना बना सी कितना बना 80%। हो गया बच्चों आंसर, बिल्कुल सही। 80% सी, 20% बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है कि रिएक्टेंट ए गिवन है, ए से कन्वर्जन बी है और यहाँ से सी का कन्वर्जन है, ठीक है। बीसी प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है, जहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.0869, ठीक है। और नीचे के की वैल्यू दे रखी है सी के लिए 0.249। फिर उसने बोला है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ए बी सी के जो कॉन्सेंट्रेटेड ग्राफ हैं वो आपको बनाने हैं। तो कैसे बनाया जाए, कुछ आइडिया किसी को यस बच्चों। तो देखो ग्राफ बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको समझना जरूरी है। ग्राफ तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, जिसका मन करे वो ग्राफ बना ले, ठीक है, गलत बना ले सही बना ले। यहाँ पे यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आपका टाइम है। तो क्या किया जाए बच्चों, बताओ। ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज। तो ए यहाँ पे होगा इस जगह, वो ये डिक्रीज कर जाएगा कि चीज इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं। ए का तो समझ में आ रहा है सर। बी और सी में क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बी सी कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज करेगा सर, बढ़ना चाहिए। तो देखो एक यूं जाएगा एक यहाँ पे जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि बी कौन सा सी कौन सा, तो पहचानने का तरीका देख लो। अब इन दोनों में से के की वैल्यू किसकी ज्यादा, जल्दी बताओ। के की वैल्यू इन दोनों में से किसकी अधिक है, भाई के की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, बी और सी में से किसकी अधिक है। ये मान लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ सी, तो आपको दिख भी रहा है। तो भाई साहब यहाँ से जो आपकी वैल्यू है ना, वो 0.169 जो आपको बड़ी वैल्यू है, मतलब बी की। अरे भाई ये वैल्यू बड़ी है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी है तो उसका जो अमाउंट होगा, जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, ज्यादा फॉर्म होगा। भाई जिसमें के की वैल्यू ज्यादा होगी, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका। तो क्या करना है, के की वैल्यूज गिवन है, उससे फटाफट कंपेयर करना, जौन सी के की वैल्यू बड़ी हो जाएगी वहां पे आपका जो जो उसका अमाउंट होगा। भाई हम इस पे बात करेंगे ना इस पॉइंट पे, तो ऊपर वाला कौन सा होगा नीचे वाला कौन सा होगा, तो डेफिनेटली बच्चों ऊपर वाला कौन सा होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कौन होगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन। आ गया समझ में, बिल्कुल सही। बस ऐसे से सॉल्व करना है, विद इन सेकंड सॉल्व होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके साथ हम सीरीज रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन। तो सीरीज रिएक्शंस पर अगर बात करें, तो यहां से मैंने बोला है कि बच्चों ए से कन्वर्जन किस में हुआ है, बी में, बी का कन्वर्जन किस में हुआ है, सी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसका होता है ग्राफ, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका जो होता है ना वो ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ इज टोटली इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ जो कॉन्सेंट्रेटेड ग्राफ होता है उसको समझने की जरूरत है। तो ग्राफ देखो इसका कैसे बनता है सीरीज वाले, समझो बच्चों। यहाँ पे लिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिया मैंने टाइम, देखो। तो भाई ए तो रिएक्टेंट है, ए से पहले क्या बना है बी, बी के बाद बना है सी, तो बी कभी रिएक्टेंट हुआ होगा सी के लिए, ए तो रिएक्टेंट हमेशा रहेगा बी और सी के लिए, ठीक। तो भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन तो डेफिनेटली बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये गया देखो डिक्रीज हो गया, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है। अब बी और सी पे आ जाओ, भाई सी तो फाइनल प्रोडक्ट है, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा, ये सी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बट बी का कैसा हो, तो इनिशियली बच्चों क्या होगा, जब ए से बी बनेगा तो कॉमन सेंस कहता है कि बी ज्यादा बनेगा। तो ए से जब बी बन रहा होगा तो बी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, बताओ मुझे बी कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, यूं अलग कलर से बना दूं मैं। यस, ये कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, बताओ मुझे। मैक्सिमम गया होगा बी, और जैसे फिर बी से सी का फॉर्मेशन हुआ तो बी फिर से डिक्रीज किया होगा, तो ग्राफ ये डिक्रीज होके ए से भी नीचे चला। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट करे, बहुत समझ में आ रहा है। भाई एक ये तो आपका रिएक्टेंट है, वो तो नीचे चला जाएगा सीधा,
सी आपका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम चला जाएगा। बी इनिशियली क्या होगा, जब ए से बी, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा, ऊपर भागा होगा ये। फिर जब बी से सी बना होगा तो फिर से डिक्रीज हुआ होगा, और इतना डिक्रीज हुआ होगा कि वो सीधे नीचे चला गया होगा। अब देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, समझो ध्यान से। कुछ भी नहीं हो इसमें, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है ना। यस, देखो वैसे तो आपके नीट में लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं फिजिकल से। अगर आपको आइडिया है तो आप चीजों को बहुत आराम से कर दोगे। नहीं आइडिया है तो न्यूमेरिकल लगाते ही रहो, फॉर्मूले ध्यान दो। तो मैंने कहा कि एक बेटा ए तो रिएक्टेंट था हमारे पास, बताओ ए तो रिएक्टेंट है मेनली। मेन रिएक्टेंट कौन है, ए। ठीक है, तो ए का तो ग्राफ को चाहिए चला जाएगा, बताओ मुझे। भाई ए तो डिक्रीज करेगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन, बी और सी का इंक्रीज करेगा। लेकिन सी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोडक्ट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो ये इंक्रीज कर गया, ये सी हो गया। बट बी के बारे में क्या बोला जाए, तो बी बच्चों इनिशियली क्या होगा, जब ए से बी बना होगा तो क्या होगा, बी बढ़ा होगा। जब ए से बी बन रहा होगा तो बी बढ़ रहा होगा, तो मतलब बी तो कुछ यूं गया होगा ऐसे। और जब फिर बी से सी भी तो बना है, बी से सी भी तो बना है, तो बी कभी प्रोडक्ट था ए के रिस्पेक्ट में, तो बी कभी रिएक्टेंट हो गया सी के रिस्पेक्ट में, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज भी करेगा। तो बी यहाँ तक मूव किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका सी में कन्वर्जन हुआ तो ये बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन पहुंच गया यहाँ पे, तो बी सबसे नीचे हो। कॉमन सेंस, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन लें, चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से, 2a से कन्वर्जन बी, बी से कन्वर्जन 3c, 3c से कन्वर्जन डी। प्रीवियस क्वेश्चन है नीट का, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। इसके लिए गिवन है की वन वैल्यू, इसके लिए की टू है, इसके लिए की थ्री है। ध्यान देना, उसने पूछा है बच्चों रेट लो। पहले उसने पूछा रेट लो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और उसने हिंट किया है कि आपका जो रेट कांस्टेंट का जो ऑर्डर है वो K1 K2 K3, ये आपका ऑर्डर उसने दे रखा है। K3 की वैल्यू सबसे छोटी है, ये उसने हिंट दे रखी है। और बाकी आपको यहाँ से रेट लॉ बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। चलो बच्चों सॉल्व करो और बताओ आंसर। देखो बच्चों, यार सिंपल सा तो था यार, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले यार। देखो ये जो भी गिवन रिएक्शन है कंफ्यूज मत हो, इसमें रिएक्टेंट कौन है भाई, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो मेन रिएक्टेंट कौन है, ए। ये तो बच्चों हमारे पास मेन रिएक्टेंट है। जब रेट लो लिखते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट। बहुत अच्छी बात है। तो आर इज इक्वल टू आ गया के, और ए की पावर कितना लिखूं जल्दी से बताओ। मुझे तो नहीं पता कितना लिखा जाए, किसी को कुछ पता है, कितना लिखूं, टू लिखूं, क्या लिखूं। मुझे थोड़ी नहीं पता कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कैसी है, क्वेश्चन में थोड़ी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में थोड़ी उसने बोला कि एलिमेंट्री है क्या है किस तरीके से है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे एन, वॉट एवर पी क्यू बाई एक्स एंड जो भी मान लो, ठीक है लिख लिया। बट सर समझ ही तो नहीं आ रहा है कि यहाँ से K1 K2 K3 का सीक्वेंस दे रखा है। मैं यहाँ पे इसको, अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, रेट लॉस सही से कहाँ पे एक्सप्लेन होता है, जो स्लो स्टेप होती है। कौन सी होती है, स्लो स्टेप के अंदर हमेशा रेट लॉ डिफाइन होता है। तो इसका मतलब समझ में आता है कि स्लो स्टेप का मतलब रेट कम है। स्लो स्टेप का मतलब क्या है, रेट बहुत धीरे 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 है, उसको स्लो स्टेप बोलते हैं। अगर रेट बहुत धीरे 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 होगा, स्लो होगा, तो के की वैल्यू भी छोटी होगी। रिलेशन समझो, के छोटा तो रेट छोटा, रेट छोटा तो के छोटा। तो पहचानोगे रिलेशन से कौन छोटा, कौन छोटा, के3 छोटा। और के3 जहां छोटा, वही स्टेप स्लो स्टेप। स्लो स्टेप कौन सी, ये वाली, बताओ मुझे। यही तो आपका आईक्यू है। क्या समझ में आया, पहचान लिया मैंने स्लो स्टेप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मजेदार। अभी कोई कंफ्यूजन जल्दी से बताओ, अभी किसी कोई कंफ्यूजन तो जल्दी से बताओ मुझे। तो के3 जो होगा ना बच्चों, के3, ये के3 ये क्या डिफाइन करेगा, ये बच्चों स्लो स्टेप को डिफाइन कर रहा होगा। एनी कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन जल्दी से बता दो बच्चों मुझे, कोई कंफ्यूजन। तो इसका रेट लॉ बताइए क्या होगा, अभी रेट लॉ बता दो मुझे जल्दी से। अब तो आसान है। अरे भाई रेट लॉ के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन यही होगी, 3C से D, बस इसको फॉलो करो, यही तो एलिमेंट्री होगी। बिकॉज इसी का तो सबसे छोटा के है, जिसका के छोटा उसका रेट भी छोटा। रेट छोटा स्लो स्टेप, स्लो स्टेप तो आपका वहां पे निकल जाएगा रेट लॉ। तो R इजक्वल टू आ जाएगा K3, दिस इज K3, और यहाँ पे हो जाएगा C इसकी पावर 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स, विद इन सेकेंड सॉल्व हो गया। बताओ मुझे। चलो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं सेकंड केस लेता हूँ। सीक्वेंस वही है कि 2
ए से कन्वर्जन हो रहा है बी में, बी का कन्वर्जन 3C में, 3C कन्वर्जन डी में। इसके लिए आपकी वैल्यू है K1, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 है। मैंने रिवर्स बच्चों कर दिया। मैंने बोला है K1 लेस देन K2 लेस देन K3। भाई के साथ रिलेशन तो समझो, यही तो ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, ये तो कंक्लूजन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, हर बुक में नहीं है। तो बच्चों क्या करेंगे सीधा, तो यहाँ से आपको लोएस्ट चेक करनी है। अगर आपको रेट लॉ पूछा गया है कि रेट लॉ किस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, इसका रेट लॉ का आपका फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेशन क्या आपका डिफाइन किया गया, लास्ट इक्वेशन क्या होगी, तो बच्चों K3 पहचान लो। आपको अच्छे से पता है कि भाई रेट जो है वो आपके के पे डिपेंड करता है। के जहाँ छोटा होगा तो रेट भी छोटा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही, बिल्कुल आंसर आ गया होगा। छोटा कौन, ये तो इसको उठा लो सिर्फ, बाकी को छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया 2A से B का कन्वर्जन, यहाँ से K1। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आ बन गया K1, यहाँ पे A की पावर 2। कितने बच्चों को बात समझ में आई? बिल्कुल आसान था, कोई कंफ्यूजन नहीं। ब्रिलियंट, गुड जॉब। अब बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियो एक्टिविटी। न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो देखो बच्चों प्लीज ध्यान दो। तो बच्चों जब हम रेडियो एक्टिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, या बच्चों उनका जब डिके होगा तो वो हमेशा बच्चों कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, हम लोगों ने एग्जांपल भी दिया था वहां पे। ठीक है, यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो कोई बिकॉज इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो रेडियो एक्टिव डिके जो बच्चों है, जो लॉसेस है, वो आपका कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। अब इसमें तो देखना, मैं इजी ट्रिक बताता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मान के चलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो क्वांटिटी है, अगर कोई भी क्वांटिटी होगी उसके मोल्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है। मान लो बच्चों उसने ए दिया है, भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूरेनियम का बच्चों ए है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका ए है, ये तो समझ में आता है। तो बच्चों पहले स्टेप में जो टी हाफ बोलेगा, टी हाफ, तो टी हाफ बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आधा, A/2। फिर वो बोलेगा सेकेंड स्टेप में कि भाई फिर से टी हाफ बताओ, तो आप बोल दोगे सर कि जो ए है उसका 2 × 2 कर दो। भाई उसका भी आधा करके बोलेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, A/2 इसी तरीके से बोलता है कि बच्चों वो एनएच टी हाफ के बारे में, भाई ये है क्या, रेडियो एक्टिव डिके है, तो एनएच टाइम तक चलेगा हाफ लाइफ इस। तो मान लो बच्चों यहाँ पे एनएच टाइम तक करेंगे तो क्या सीधा होगा, A/2 कोई कंफ्यूजन किसी को, तो वो समझ में आ गया, बिल्कुल इजी, ए की पावर ए, हाँ A/2 तो हमारा जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर कभी कोई पूछता है कि किसी रेडियो एक्टिव डिके के अंदर, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बच्चों होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 की पावर n। समझ में आ गया? अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कभी पूछा जाता है तो आपको इनिशियल क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, डिवाइड बाई 2 की पावर n। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। स्मॉल n है बच्चों आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ के नंबर्स हैं वो आपका स्मॉल n की वैल्यू है। समझ में आ गया? स्मॉल n कैसे निकालते हैं? स्मॉल n बच्चों निकालते हैं टोटल टाइम कितना लगा है डिवाइड बाई टी हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट, एन निकालने का सिंपल तरीका है, टोटल टाइम जो दे रखा है डिवाइड बाई टी हाफ, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया था, और देखते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है, स्मॉल एन कैसे निकालना है, टोटल टाइम डिवाइड बाई टी हाफ। एक क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस का, ध्यान दो, यही मेन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दे रखा था, एक नीट का क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है टी हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 12.3 ईयर्स, ठीक है, एंड इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, वो आपको दे रखी है इज 32 मिलीग्राम। ठीक है, बहुत छोटा ही होगा, मिलीग्राम में ले लो। देन कैलकुलेट दी मिलीग्राम ऑफ
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 49.2, ठीक है, 49.2 ईयर्स। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर। कैसे करना है सॉल्व, देखो बच्चों, क्वेश्चन में उसने बोला है कि टी हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उसका कितना है 12.3 ईयर्स है, और इनिशियल क्वांटिटी उसने दे रखी है 13 2 mg। देन कैलकुलेट दी, कैन कैलकुलेट करना है mg के अंदर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आफ्टर 49.2 ईयर्स के बाद कितना होगा। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ मुझे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, भाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 की पावर n। मुझे n तो नहीं पता तो n निकालना पड़ेगा, तो n कैसे निकाला जाए बच्चों, n होता है टोटल टाइम डिवाइड बाई टी। टोटल टाइम कितना लगा 49.2, ये लिखा देखो नीचे, डिवाइड बाई हाफ लाइफ कितना है 12.3। जरा इससे क्रॉस तो करो, 4 टाइम्स आएगा, देख लो आप सॉल्व करके, n इज इक्वल टू 4 आ गया। जब 4 आ गया तो n की वैल्यू 4 पुट कर दें अपने यहाँ पे, ठीक, इसको गायब कर दो, ये लो 2 की पावर 4 कर दो सीधा, बिल्कुल आसान। ऊपर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ऊपर क्या हो जाएगा, अरे भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यही लेना है 32, कुछ चेंज नहीं करना है, कोई कंपाउंड का नाम थोड़ी नहीं दे रखा है 32। बस सॉल्व करो जल्दी से, 2 की पावर 4 16 16, नीचे 32 ऊपर कैंसिल करो 2 mg आ जाएगा, 2 mg इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व, प्रीवियस क्वेश्चन था जेई मेंस का, बताओ कितना आराम से सॉल्व हो गया। यस बच्चों, समझ में आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, यस ये क्वेश्चन ना नीट के ऊपर है, एआईपीएमटी नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन है बच्चों, ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड 0.01 माइक्रोन ना, म्यू उसने ऐसे दे रखा है, एक्टिविटी आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बाद, ठीक है। देन कैलकुलेट दी एक्टिविटी, देन कैलकुलेट दी एक्टिविटी which will be injected in human body, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, एच बी मतलब ह्यूमन बॉडी, इफ हाफ लाइफ, इफ हाफ लाइफ दे रखा है बच्चों 6 आवर, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया है। यस मैं फिर से रिपीट करूं, चलो बच्चों ध्यान से सुनना। आजकल इंजेक्शन लग रहे हैं, आपको पता है वैक्सीनेशन हो रहा है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको मैं बता सकता हूँ। देखो ह्यूमन बॉडी है कोई, वो 0.01 माइक्रोन के बारे में बात कर रहा है। एक्टिविटी मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है। जब कोई इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन लेने के बाद उसमें आपकी ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजिंग आती है, कुछ बदलाव आता है, ठीक है, तो वही है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर 0.01 माइक्रोन एक्टिविटी आफ्टर 24 आवर्स। भाई एक इंजेक्शन ले लिया गया, इतना चेंज उसमें हुआ है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो बोला कैलकुलेट द एक्टिविटी विल बी इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। जब इंजेक्शन किया गया, इंजेक्शन लेने के बाद तो बताना है कि आपका वहां पे जो एक्टिविटी होगी उसकी वैल्यू आपको बतानी है, और हाफ लाइफ आपको दे रखा है 6 आवर। तो पता ना उसने क्या पूछा है, उसने एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स समझ में आता है क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो कैसे निकाला जाए। बिल्कुल सही, संदेश ने सही निकाला है, संदेश बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेट आंसर। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 की पावर n, कितनी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या है, ये दे रखा है देखो 0.01 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2। एन निकालो जल्दी से, एन, एन कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाई टी हाफ। टोटल कितना है बच्चों 24, 24 घंटे है, हाफ लाइफ क्या है 6, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करना है, 2 की पावर 4 चिपका दो सीधा, सॉल्व करो, नीचे 16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस करना आता है, कैंची चलानी, बस कैंची सबको चलानी आती होगी। 0.16 माइक्रोन, दिस इज द आंसर। बताओ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिलीव नहीं हो रहा वो कैसे सॉल्व हो गए, बहुत अच्छे। इसके बाद यस, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को, यस सभी बच्चों क्लियर हो गया, बताइए जरा यहाँ तक, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं रेट लॉ इन प्रेशर।
रेट लॉ इन प्रेशर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यस, बिल्कुल सही। अब देखो, यहाँ बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पे भी क्वेश्चंस आते हैं इस ग्रुप में। वन सेकंड। यस, तो हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक बेसिक सा पैटर्न यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे बच्चों रिएक्शन दे रखी है ए से बी, ध्यान दो। और इस रिएक्शन के अंदर उसने क्या क्या दिया है, ध्यान दो। सपोज इफ इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सपोज इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दे रखी है और इस रिएक्शन के अंदर की कॉमा एक्टिवेशन एनर्जी की कांस्टेंट है और यहाँ पे ए आपका कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी कुछ वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मैं इसको मैं एलिमेंट्री पार्ट में कन्वर्ट करूंगा, जैसे ए से बच्चों कन्वर्ट हुआ है सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सी से कन्वर्ट हुआ है सपोज डी। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों डी से कन्वर्ट हुआ है फिर बी। इस तरीके से स्टेप क्वेश्चन में गिवन होती है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मजेदार, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों बात कर लो कि सपोज इसके लिए वैल्यूज गिवन है के वन कॉमा ए वन कॉमा ए वन। सेकेंड के लिए गिवन है सपोज बच्चों यहाँ से के टू ए टू और आपका ई टू। थर्ड के लिए गिवन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को पता नहीं होता है इसलिए गलती हो जाती है और वहाँ बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है जहां से ए के बी का कन्वर्जन है, इसे फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूछे गए हैं। जेई एडवांस के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूछे गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं। सुनो आप, एक स्टेप छोड़ दिया दूसरी के बारे में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो जब ये इस तरीके से कभी कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको एक ही पैटर्न सॉल्व करना है, प्लीज बच्चों ध्यान देना। तो ओवरऑल के बारे में बात करें, मतलब इस के को निकालना है इन के वन के टू के थ्री के रिस्पेक्ट में, तो के इक्वल टू आता है बच्चों के वन। देखो बच्चों डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं बता दूं डेरिवेशन पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज डेरिवेशन से आपको परेशानी होने वाली है। डेरिवेशन पे मैं भी नहीं जाता हूँ। सीधा याद रखो, इसके बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो के इक्वल टू ओवरऑल निकल के आएगा इनके रिस्पेक्ट में क्या, के वन इंटू के थ्री डिवाइड बाई के टू। मतलब क्या करना है कि जो बीच की जो स्टेप है, ये बीच वाली जो स्टेप है, इस स्टेप के की वैल्यू को नीचे डालो, ऊपर करो के वन इंटू के थ्री, बस सीधा सॉल्व करो, आंसर आपका बन जाए। पहली बात। दूसरी बात बताऊं, चलो इसको नहीं समझ में आता छोड़ दो, रहने दो इसको, मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूँ, चलो कन्वर्ट करके लिखता हूँ। मैंने चलो ऐसा बोला है कि इफ, थोड़ा चेंज किया, इफ ओवरऑल जो के है उसकी वैल्यू बच्चों आई के वन इंटू के थ्री डिवाइड बाई के टू। ये चलो क्वेश्चन में उसने दे दिया, मैं थोड़ा मॉडिफाई किया, इफ के इज इक्वल टू के वन इंटू के थ्री डिवाइड बाई के टू, देन आपको निकालना है फाइनल ओवरऑल ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, और आपको बताना है कि कैपिटल ए की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में के इज इक्वल टू के वन इंटू के थ्री डिवाइड बाई के टू दे रखा है, उसने ए पूछा है और ए पूछा है, इन गिवन रिएक्शंस की हेल्प से क्या किया जाए, बताओ जल्दी से क्या किया जाए बच्चों। अरेनियस इक्वेशन पता है आपको, अरे एक्टिवेशन एनर्जी बार बार यूज कर रहा है, ए बार बार यूज कर रहा है, अरेनियस इक्वेशन पता है, लगाओ ना सीधा अरेनियस इक्वेशन। के की जगह अरेनियस इक्वेशन पुट करो, के वन की जगह के थ्री की जगह के टू की जगह सब जगह पुट करो, और जो पार्ट कैंसिल उसको कैंसिल करो और इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा सीधा। तो देखो क्या करें, मेरे पास बच्चों गिवन था क्वेश्चन के अंदर के इज इक्वल टू के वन इंटू के थ्री डिवाइड बाई के टू। के की जगह मैं क्या पुट करूं, ए इंटू ई माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, ये रिजल्टेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू के वन की जगह क्या होगा ए वन ई, ई की पावर क्या होगा माइनस ए वन डिवाइड बाई आर टी, बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए थ्री हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए थ्री डिवाइड बाई आर इंटू टी, ये होगा के थ्री के लिए, डिवाइड बाई के टू क्या होगा ए टू इंटू ई इसकी पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। बहुत सही, बिल्कुल आसान है, कंपेरिजन करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, क्या क्या यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बताओ जल्दी से। कॉमन क्या होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए इंटू ई इसकी पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इज इक्वल टू, इधर आओ, ए वन है ए थ्री है ए टू है, इनको बाहर निकालो, तो ए वन इंटू ए थ्री डिवाइड बाई ए टू, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या बचा
ई की पावर में कौन कौन से टर्म बचे चेक करो। यहाँ से बचा E1 प्लस E3 माइनस E2, चेक करो बच्चों, डिवाइड बाई नीचे RT। पूरा समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक ही जगह क्या आ गया, एक ही जगह ये आ गया, देख लो आया कि नहीं आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अरे भाई ए ये रहा ना, ए को कंपेयर कर तो करो। तो ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट निकल के क्या आ गया, ए इज इक्वल टू रिजल्ट निकल के आ गया E1 इंटू E3 डिवाइड बाई E2। बिल्कुल सही, इसी को फॉलो करना। अगर बच्चों यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो जल्दी से तो ये की वैल्यू क्या होगी, ये रहा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ये हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल कर देना, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो सीधा, तो E1 आ जाएगा प्लस E3 आ जाएगी, माइनस में E2 आ जाएगा। बहुत सही। तो इसका मतलब समझ में आता है क्या? इसका मतलब ये हो गया है कि बच्चों ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्ट है। अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स एक्शन आती है उसके अंदर ये वैल्यूज पूछता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। भाई ए क्या होगा, A1 इंटू E3 डिवाइड बाई E2। तीन ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अधिक तो नहीं पूछेगा, ये आपका बिल्कुल फिक्स है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा E इक्वल टू E1 प्लस E3 माइनस आपका कर देना E2। बहुत सही, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। और इसको ना बेटर पे हम लॉग के साथ समझते हैं कि अगर दोनों तरफ लॉग ले लो ना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर दोनों तरफ लॉग ले लो ना तो लॉग लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने माइनस E2 क्यों लिखा है। तो नेगेटिव जो डिविजन वाला टर्म होता है ना उसको माइनस में लिख देते हैं अपन लॉग ले लो थोड़ी देर के लिए, तो लॉग से समझ में आ जाएगा कि अगर लॉग में यहाँ लगाऊं A1 A3 नीचे E2 है, तो लॉग A1 ऊपर है वो मल्टीप्लीकेशन, तो एडिशन E1 प्लस E3 हो गया। नीचे आपको E2 है डिवीजन में, तो माइनस में लॉग होता है, लॉग के साथ माइनस में, तो माइनस E2 हो गया। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर लो, तो दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को याद रखो, बाकी बात तो आपको याद रहेगी। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा बेटर। क्वेश्चन आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, यही एडवांस है क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, यही एडवांस क्वेश्चन है। देखो यही एडवांस क्या पूछता है, समझो बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर ना उसने ओवरऑल की दे रखा है एक तरफ, इसमें फर्स्ट उसने दे रखा है के इज इक्वल टू K1 इंटू K3 इसकी पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ पे है K2 इसकी पावर 1/2। हाँ समझना, यस। इसने फिर लिखा यहाँ पे ओवरऑल ए के बारे में। ठीक है, ये मैंने खाली के फिल इन दी ब्लैंक्स का आपको यहाँ भरना है, क्या भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैंने ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, यहाँ बताना है क्या लिखा जाएगा। बताओ सोच के जल्दी से। सेकेंड में देता हूँ, सेकेंड मैंने दिया है बच्चों यहाँ से K इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2, इसकी पावर उसने 2 दे दी। और उसने यहाँ पे लिख दिया K3 डिवाइड बाई K4 इसकी पावर 1/3 है। और मेजर केस उसने जोड़ दिया, भाई एडवांस क्वेश्चन था तो K4 उसने ले लिया। बस देखो, अब यहाँ से बताना है कि भाई ओवरऑल ए क्या होगा और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। करने बैठोगे करते रहोगे, गलती हो गई ना छोटी सी, गाड़ी फंस जाएगी। कैसे किया जाए बताओ, सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक ही बार में आंसर बन जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। K1 गिवन है, K3 पावर 4 गिवन है, तो ए कैसे निकाला था। ए के लिए कुछ भी नहीं करना है, K1 है वहां पे A1 लिख लो, K3 है वहां पे E3 लिख लो, पावर जो देखी वही पावर लिख लो, कोई चेंज मत करो। नीचे K2 है वहां पे E2 लिख लो, उसकी पावर 1/2। हो गया एक आंसर ओवरऑल। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लिखते हैं, लॉग के साथ। किसके साथ, लॉग के साथ। तो लॉग एक बार बीच में हिंट, यहाँ पे लॉग ले लो इसके साथ, और जो टर्म देख रहे हैं नीचे वाला उसको नेगेटिव में कर देना, पावर के साथ उसको बाहर निकाल देना, हो गया आंसर सीधा। कुछ करने की जरूरत है क्या, अरे कुछ लंबा चौड़ा करना है कि हर बार 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 लिखो और इनिशियल इक्वेशन और सॉल्व करने बैठो। तो लॉग लोगे इधर तो A1 हो जाएगा E1, और यहाँ पे E3 की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा प्लस के साथ, यहाँ पे +4, और ये हो जाएगा E3। नीचे E2 की पावर माइनस ए की 1/2 है तो ये माइनस करके okay, भाई लॉग में नीचे वाला माइनस में होता है ना 1/2, और ये हो गया आपका ये 2। विद इन सेकंड आंसर आ गया यार। कुछ भी गिवन हो, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन तो इसको निकालो, ये गिवन तो इसको निकालो, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान है। नीचे वाला जरा ए निकालो क्या आ जाएगा, बिल्कुल जो जैसा उसको वहां लिख लो, E1 E2 नीचे पावर 2 चिपका लो, यहाँ पे E3 डिवाइड बाई A4 इसकी पावर 1/3, बिल्कुल सही, विद इन सेकंड आ गया। ये निकालो जरा भाई साहब ना, यहाँ पे लॉग ले लो, लॉग लेके इसको लिख दो उठा के पूरा का पूरा एक जैसा, तो क्या हो जाएगा भाई, पावर 2 दे रखा है, 2 फ्रंट पे आ जाएगा ब्रैकेट में,
लॉग लेते हैं तो E(a1) E2 नीचे है तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा E(a1) माइनस E(a2), बिल्कुल आसान, बहुत सही। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1/3 पावर में तो 1/3 नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से E(a3) माइनस E(a4), बताओ जल्दी से, हो गया, बिल्कुल आसान है, समझ में आया सभी को? यस, बहुत सही। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर करते हैं बात। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से ए से बी का कन्वर्जन, ध्यान दो, और वहां पे लिखा है रिएक्शन ऑकर्स इन 3 स्टेप, ठीक है, रिएक्शन आपकी ऑकर्स हो रही है 3 स्टेप के अंदर, खत्म हो रही है, ठीक है, जिसने उसमें बोला है दी E(a1, E(a2 एंड E(a3), उसकी वैल्यूज है बच्चों 90, 60, 40 जूल पर मोल, बिकॉज एनर्जी है ना, जूल पर मोल। तो इसने बोला है इफ ओवरऑल कैपिटल के ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये बच्चों दे रखी है एज के इज इक्वल टू K1 की पावर 2, फिर यहाँ पे दे रखा है K2 इसकी पावर 1/2 डिवाइड बाई, नीचे है K3 की पावर 1/4, देन कैलकुलेट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सॉल्व करो और बता दो आंसर क्या, जल्दी से बताओ मुझे। चलो मैं आपको ये देता हूँ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और इसका आंसर आता है 200, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना और मुझे बता, ठीक है बच्चों? यस, थैंक यू।